Hello, good morning, student. I am Sunita Sharma, your economics teacher. Today we will complete our chapter 15 बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो हमने काफ़ी कर लिया था, ये लास्ट पॉइंट बचता है इसमें। लेट्स सी, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस। ये कह रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है बीओपी जो है हमेशा ही संतुलन में रहता है। उसके क्या क्या रीजन है? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट सेंस एंड ऑपरेशनल सेंस, लेखांकन संदर्भ में, व्यवहारिक संदर्भ में। फर्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें ये कह रहा है थोड़ा सा इसको सामान्यतः माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय लेन देन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के संबंध देश का भुगतान सदैव संतुलन में रहता है, क्योंकि दोहरी अंकन विधि डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार रिसिप्ट एवं भुगतान, जिसे साधारण भाषा में लेनदारी या देनदारी कहा जाता है, एक दूसरे के समान रहती हैं। जो विषय ठीक है, ये कह रहा है जो रिसिप्ट और पेमेंट है एक दूसरे के इक्वल रहती है, इसलिए हमेशा संतुलन में रहता है। फर्स्ट देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट इन अकाउंटिंग सेंस। अकाउंटिंग सेंस में देखिए, लेखांकन की दृष्टि से देश का भुगतान सदैव संतुलन में रहता है, क्योंकि भुगतान शेष जो है, भुगतान शेष लेखे हमेशा दोहरी अंकन प्रणाली के आधार पर तैयार किए जाते हैं। इस विधि के अनुसार रिसिप्ट साइड सदैव भुगतान पक्ष पेमेंट साइड के बराबर होता है, इसलिए सदैव संतुलन में रहता है। ठीक है, वही बात कह रहा है, रिसिप्ट इज इक्वल टू पेमेंट। सेकंड पॉइंट, ऑपरेशनल दृष्टिकोण से भुगतान शेष। बैलेंस ऑफ पेमेंट इन ऑपरेशनल सेंस। व्यवहारिक दृष्टि से आवश्यक नहीं है कि भुगतान शेष सदैव संतुलन में हो, असंतुलन में भी हो सकता है। ओके, व्यवहारिक दृष्टिकोण से भुगतान शेष को आर्थिक संतुलन भी कहा जाता है, इकोनॉमिक बैलेंस भी कहा जाता है। जब चालू खाते करंट अकाउंट में या घाटा या अधिक के डेफिसिट ऑफ सरप्लस, तो कैपिटल अकाउंट की सहायता से संतुलन स्थापित किया जाता है, अर्थात चालू खाते के घाटे को पूंजी खाते के अधिक्य से संतुलित कर दिया जाता है। जो हमारा कैपिटल अकाउंट है के थ्रू, जो हमारा करंट अकाउंट है उसमें जो घाटा होता है उसके थ्रू उसको पूरा कर दिया जाता है, और चालू खाते के अधिक्य से पूंजी खाते को घाटे को पूरा किया जाता है। इस प्रकार चालू खाते और पूंजी खाते के ट्रांसफर से भुगतान शेष को संतुलित किया जाता है। ठीक है भाई, जो हमारा कैपिटल अकाउंट है उसके थ्रू जो करंट अकाउंट के डेफिसिट हैं उसको कंप्लीट कर दिए जाते हैं, इसलिए हमारे भुगतान से संतुलन में रहता है। ठीक है, तो निष्कर्ष ये निकलता है कि चालू खाते का भुगतान सदैव संतुलन नहीं होता, या तो घाटे का प्रतिकूल या अनफेवरेबल या फेवरेबल हो सकता है। तो इसको किसके द्वारा पूरा किया जाता है? जो हमारा करंट अकाउंट है उसके द्वारा। लेकिन समुचित दृष्टिकोण से भुगतान शेष ओवर ऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बीओपी जो है हमेशा ऑलवेज संतुलन में रहता है। कहता है हम एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। देखिए, ये हमारा टेबल दी हुई है, ये हमारी क्रेडिट लेन देन, क्रेडिट मतलब लेनदारी है, देनदारी जो डेबिट हुए हैं। ठीक है, निर्यात किस में आता है? अभी क्रेडिट में आता है। ठीक है, डेबिट जो हम आयात करते हैं उसके बदले हमें पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है, पेमेंट करनी पड़ती है, तो वो देनदारी में आएगा। सेवाओं का निर्यात, सेवाओं में देखो क्या आता है? बैंकिंग, शिपिंग, बीमा, पर्यटन आदि। ठीक है, सेवाओं का आयात उस किस में आता है? देनदारी में आता है। शेष से हस्तांतरण, भुगतान, हस्तांतरण में क्या क्या आते हैं? उपहार, सहायता, अनुदान, इस तरह के आते हैं, ये आयात है, इसमें देनदारी होती है। पूंजीगत प्राप्तियां, कर्जे, देश की संपत्ति की बिक्री, विदेशों से पूंजी की प्राप्ति, तो इसमें आ जाएगा। जो हमें प्राप्त होता है वो क्रेडिट में आता है, लेकिन जिसके बदले हमें भुगतान करना पड़ता है वो हमारा डेबिट में आता है। पूंजीगत भुगतान करना पड़े, विदेशों को ऋण, विदेशों में संपत्ति का क्रय और विदेशों को पूंजी का भुगतान आदि। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तो इसमें देखो ये कुल प्राप्ति है, ये देनदारी है, तो इक्वल हो गया ना दोनों। तो इस टेबल से क्या शो होता है कि हमेशा बीओपी संतुलन में रहता है या है। व्यापार शेष, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड देखिए, विशेष वस्तु का व्यापार शेष क्या है? वस्तु का निर्यात एवं आयात का अंतर है, सदैव बराबर अर्थात संतुलित नहीं होता है। जैसे कि देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमें निकालना है, व्यापार शेष निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? निर्यात माइनस आयात, 550 माइनस 800 करोड़ रुपये, तो कितना हो गया? 250 करोड़ रुपये माइनस में। ठीक है, माइनस में इनकी घाटा हो गया इतने का, तो ये प्रतिकूल नहीं है, अनुकूल नहीं है, ये प्रतिकूल है। व्यापार शेष घाटे का या प्रतिकूल है, असंतुलन का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद देखिए, चालू खाते का भुगतान शेष। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट यह 130 करोड़ के घाटे को प्रकट करता है। चालू खाते का भुगतान शेष देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट व्यापार शेष में जो है वस्तुओं का निर्यात और आयात माइनस
निर्यात माइनस आयात प्लस में सेवाएं, सेवाओं का निर्यात माइनस आयात प्लस में हस्तांतरण शेष। इसमें क्या होता है, हस्तांतरण प्राप्तियां, हस्तांतरण भुगतान। ठीक है, उसकी वैल्यू दी हुई है, पुट करते चलो तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 250 करोड़ प्लस में ये सेवाओं का है, ये हमारा जो है भुगतान शेष सॉरी हस्तांतरण है, तो माइनस 130 करोड़ रुपए। तो इसमें क्या है, चालू खाते का भुगतान शेष घाटे का यानी कि माइनस 130 है, तो यहाँ पर अनबैलेंस है, ये असंतुलित है। क्या शो कर रहा है, अनबैलेंस है, असंतुलित है। नेक्स्ट देखिए पूंजीगत खाते का भुगतान शेष, ये 130 करोड़ के आधिक्य को प्रकट करता है, यानी कि एक्सेस को प्रकट करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट, पूंजीगत प्राप्तियां माइनस पूंजीगत भुगतान, 200 माइनस में 70 करोड़, तो 130 करोड़ रुपए क्या है, आधिक्य में, बेनिफिट में चल रहे हैं। ठीक है, ओके, ये हमारा घाटे का था, ये बेनिफिट का है। ठीक है, ये करंट अकाउंट है, ये बैलेंस अकाउंट है। पीछे ये तो कह रहा था कि जो कैपिटल अकाउंट के आधिक्य से चालू खाता है, जो करंट अकाउंट जो है उसके जो लॉस है उसको पूरा कर दिया जाता है, इसलिए भुगतान शेष हमेशा संतुलन में रहता है। ओके, ये इम्पोर्टेंट बात है, भाई याद रखना इस चीज़ को। समुचित भुगतान से शेष सदैव संतुलन में होता है। देखो वही बात कह रहा है, 1000 करोड़ की प्राप्तियां इज इक्वल टू 1000 करोड़ का भुगतान, क्योंकि पूंजीगत खाते को 130 करोड़ खाते का जो चालू आधिक्य था, तो ऋणात्मक शेष 130 करोड़ की क्षतिपूर्ति कर देता है। कैपिटल अकाउंट के थ्रू जो करंट अकाउंट है उसकी क्षतिपूर्ति कर दी गई है, इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमेशा संतुलन में है। ये देखो व्यापार शेष क्या है, वस्तु एवं सेवाओं का निर्यात आयात, निर्यात माइनस आयात इतना है, उसके बाद सेवाओं का शेष इतना है 150 माइनस 50 100। उसके बाद देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट इतना है 800 माइनस 930 माइनस 130 करोड़ रुपये। कैपिटल अकाउंट का भुगतान शेष 200 माइनस 70 130, यानी कि ये यहाँ पे हमें प्रतिकूल स्थिति है, अनुकूल स्थिति है। अधिक ये घाटे का है, ये हमारा बेनिफिशियल है। ठीक है, अधिक्य का है। नेक्स्ट देखिए ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, 1000 माइनस में 1000 इक्वल टू 0, क्योंकि जो हमारा कैपिटल अकाउंट है उसके चालू खाते के अकाउंट को करंट अकाउंट को जो है कंप्लीट कर देता है अपनी अधिक्य से, इसलिए हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है संतुलन में रहता है ऑलवेज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, भाई ये एग्जाम्पल एग्ज़ाम में यूँ के पूछ लिए जाते हैं, तो बी केयरफुल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब व्यापार से 500 करोड़ रुपीज़ है, तो आयात का मूल्य हमारा 300 करोड़ रुपए, तो उसको निकालते कैसे, निर्यात माइनस आयात। व्यापार शेष क्या है, निर्यात का मूल्य माइनस आयात का मूल्य। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, व्यापार शेष दिया हुआ है 500 करोड़ रुपए, निर्यात का मूल्य निकालना है, माइनस में 300 करोड़ रुपए, तो निर्यात को हम इधर रख लेंगे या इसको इधर ले आएंगे, एक ही बात है। तो 500, तो ये इधर माइनस का था प्लस का हो जाएगा, इधर आएगा तो 300 करोड़ रुपए, तो निर्यात का मूल्य कितना हो गया हमारा 800 करोड़ रुपए। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना, ये पेपर में पूछ लिया जाता है 11th 12th में भी, DSS में भी, और जैसे हम एस्टेट वगैरह देते हैं, MP टेट देते हैं, तो ऑलवेज यहाँ से क्वेश्चन आता है। वही जब व्यापार से इस माइनस 800 करोड़ रुपये, निर्यात का मूल्य 500 करोड़ रुपये, तो आयात का मूल्य याद कीजिए। तो आयात का मूल्य कैसे करते हैं, व्यापार से इक्वल टू वही फॉर्मूला लगना है, निर्यात का मूल्य माइनस आयात का मूल्य। ठीक है, तो व्यापार से इस माइनस 800 करोड़ था, ये हमारा निर्यात का मूल्य 500 करोड़ रुपये, आयात का मूल्य हमें निकालना है, तो वही है, आयात के मूल्य को उधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये इधर माइनस दिया हुआ है तो प्लस हो जाएगा, नहीं अगर ये प्लस में होता है तो इधर आके माइनस हो जाता, लेकिन ये माइनस में है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 1300 करोड़ रुपये आयात का मूल्य हो गया हमारा 1300 करोड़ रुपये। ठीक है, निकाल लोगे ना, इट्स इजी है। अब देखिए, अब कह रहा है कि भुगतान शेष में असंतुलन कैसे होता है, व्हाट इज डिसइक्विलिब्रियम। असंतुलन उस स्थिति में होता है जिसमें भुगतान शेष या तो बचत सरप्लस वाला हो या घाटे वाला होता है। भुगतान शेष में संतुलन जब पाया जाता है जब प्राप्ति और भुगतान का शुद्ध शेष नेट बैलेंस शून्य होता है। जब प्राप्ति और भुगतान बराबर होंगे, सिंपल सी बात है, तभी हमारा बैलेंस होगा। नेट बैलेंस पॉजिटिव होता है तब असंतुलन बचत शेष को प्रकट करता है। दूसरी ओर जब शेष शुद्ध शेष ऋणात्मक होता है, यह असंतुलन घाटे का सूचक होता है। ठीक है, जब वो ऋणात्मक होगा तो असंतुलन की स्थिति होगी। क्या कारण क्या क्या है इसके, आर्थिक कारण है, राजनीतिक कारण है और सामाजिक कारण है। आर्थिक कारण में देखिए क्या क्या आ जाता है,
सरकार द्वारा जैसे विकास पर हम ज़्यादा खर्च कर देती, कई बार बड़े पैमाने पर खर्च देती, तो उसमें घाटे का असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। व्यापार चक्र क्या है, जैसे पहले मंदी है, तेज़ी है, फिर मंदी आ गई, फिर तेज़ी आएगी, तो ये चक्कर चलता रहता है। सुस्ती आ गई, बाजार में दोबारा से तेज़ी आ गई, तो व्यापार चक्र के कारण भी भुगतान शेष में असंतुलन पाया जाता है। उसके बाद मुद्रास्फीति की ऊंची दर यानी कि इन्फ्लेशन रेट हाई हो जाती है, उसके कारण भी वस्तुओं का निर्यात आयात जो है महंगा हो जाता है। आयात महंगा होगा तो घाटे का संतुलन बीओपी असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आयात प्रतिस्थापन का विकास देखिए। आयात प्रतिस्थापन के डेवलपमेंट ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट। आयात प्रतिस्थापन में विकास के फलस्वरूप में आयातम जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें कमी हो जाती है और भुगतान शेष में असंतुलन पैदा हो जाता है। व्यापार करने वालों की लागत संरचना में परिवर्तन, चेंज इन द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर्स। तकनीकी या प्रबंधी के फलस्वरूप ढांचे के फलस्वरूप लागत ढांचे में अनुकूल परिवर्तन होने से निर्यातों को बढ़ावा मिलता है और अर्थव्यवस्था बचत वाले भुगतान शेष असंतुलन की ओर अग्रसर रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राजनीतिक तत्व। राजनीतिक तत्व क्या है, राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण इसमें जो है जमा पक्ष में कमी हो जाती है, इसलिए वहाँ पर बीओपी असंतुलन में हो जाता है। लोकप्रिय नीति, चुनाव के समय जो सरकार द्वारा प्राय अपनाई जाने वाली लोकप्रियवादी नीतियों परिणाम स्वरूप आयात शुल्कों में भारी कमी हो जाती है और आयातों को प्रोत्साहन मिलता है और भुगतान से इसके घाटे में वृद्धि हो जाती है। ओके, अब आर्थिक हो गए, राजनीतिक, अब है सामाजिक तत्व। रुचि और प्राथमिकताओं में अंतर मिल जाता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग का स्वरूप बदल जाता है और परिवर्तन अनुकूल है तो बचत का और यदि प्रतिकूल है तो घाटे का भुगतान शेष हो जाता है। ठीक है, विभिन्न देशों में पूर्वाग्रह। अमंग डिफरेंस इन कंट्रीज, विभिन्न देशों में पूर्वधारणाएं या पूर्वाग्रह क्या होते हैं, जो हमारी वैसी धारणाएं थी, रिजिड धारणाएं होती हैं, रूढ़िवाद धारणा जिसको बोलते हैं। भारत पाकिस्तान के महंगे आयात खरीदने या सस्ते निर्यात बेचने पर विवश कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था भुगतान जो है असंतुलन का सामना करना पड़ता है। अब इसके दो देखो, मेजर टू करेक्ट एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको सुधारते कैसे हैं, कैसे सुधारेंगे भी, आयतों को हतोत्साहित करके डिस्करेजमेंट इम्पोर्ट, भुगतान से इसके असंतुलन को ठीक करने के लिए हम आयातों को कम कर देते हैं। उसके बाद देख कैसे कम करेंगे, उस पर आयात कर लगाकर, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाकर आयात कर लगा देते ताकि पहले से करों की दर में वृद्धि कर ली जाए, तो जो इम्पोर्ट हैं वो उनके वैल्यू में वृद्धि हो जाएगी, मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। तो आयात कर लगने से बढ़ने से आयात महंगे हो जाते हैं, इनकी मांग कम हो जाती है, तो आयात की मूल्य में वृद्धि होगी। फर्स्ट हमारा इम्पोर्ट ड्यूटी, सेकंड है इम्पोर्ट कोटा। तो कोटे की जो मात्रा है वो निश्चित कर दी जाती है, आयात को घटाया जा सकता है। तो आयात कोटे के अंतर्गत सरकार किसी वस्तु के आयात के लिए अधिकतम मात्रा का मूल्य निश्चित कर देती है। इस प्रकार आयातों को सीमित कर भुगतान शेष में सुधार किया जा सकता है। आयात प्रतिस्थापन को उत्साहित करके भी बीओपी में बैलेंस ऑफ पेमेंट में घाटे के दबाव को कम किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट देखिए, निर्यात को प्रोत्साहन देना। देखो डिस्करेज किसको करते हैं, इंपोर्ट को, और एक्सपोर्ट को हम प्रमोट करते हैं क्योंकि उसके द्वारा इनकम होती है और इनकम ज़्यादा होगी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में अपने आप सुधार हो जाएगा। ठीक है, फिर है मुद्रास्फीति, डिफ्लेशन की स्थिति, जिसके अंतर्गत चलन की मुद्रा की मात्रा को कम किया जाता है और कीमत और लोगों की मुद्रा आय कम हो जाए तो केंद्रीय बैंक दरों में वृद्धि, खुले बाजार की क्रियाओं में अन्य उपाय द्वारा अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा को कम कर देता है, जिससे कीमतों में कमी आ जाती है और लोगों की मौद्रिक आय कम हो जाती है। कीमत में कमी के कारण निर्यात में वृद्धि होती है और लोगों की मौद्रिक आय कम होने के कारण आयात कम हो जाते हैं, जिसमें प्रतिकूल भुगतान शेष में सुधार होता है। डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन करके, अवमूल्यन कैसी नीति है जिसके अंदर एक देश की सरकार अपनी मुद्रा के मूल्य को विदेशी मुद्रा के मुकाबले में घटा देती है। उससे क्या हो जाता है, आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं, तो प्रतिकूल भुगतान से इसकी स्थिति आ जाती है। ठीक है भाई, कैसे इसका सुधार करते हैं, आयात को तो हतोत्साहित करके, डिस्करेज करके, निर्यात को प्रमोट करके और डिफ्लेशन करके और डिवैल्यूएशन करके हम इसमें बीओपी में सुधार ला सकते हैं। तो ठीक है भाई, ये कुछ क्वेश्चन हैं MCQ, देख लीजिएगा। अच्छा, 2 पॉइंट और रह गए इसमें। विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो विदेशी निवेश है उसको प्रोत्साहन दे के भी हम बीओपी में सुधार कर सकते हैं। विदेशी पूंजी का निवेश देश के लिए एक प्रकार की लेनदारी बन जाता है और जिससे भुगतान शेष पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। देनदारी बनेगा तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ना, ठीक है, उससे तो घाटे में वृद्धि होगी, लेकिन लेनदारी मतलब
लेना है तो हमारा भुगतान शेष पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट ट्रेडिंग। स्टेट ट्रेडिंग से सामान्यतः भुगतान शेष प्रतिकूल रहता है और इसी स्थिति में राज्य आयात व निर्यात को अपने हाथ में लेकर अनावश्यक आयातों पर रोक लगा सकती है, जिससे निर्यातों को प्रोत्साहन मिलता है और इस तरीके से वही देश अपना कर सकता है जो विदेशी में दबाव में ना रहे। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज कंप्लीट। तो और चैप्टर पढ़ने के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। ये समरी दी हुई छोटा छोटा जैसे जो हमने पढ़ा चैप्टर वही है। भुगतान शेष क्या होता है? बैलेंस भुगतान शेष एक देश या विश्व के बीच सभी आर्थिक सौदों का संक्षिप्त विवरण है। आर्थिक सौदों में क्या क्या आते हैं? दृश्यामध्ये, अदृश्यामध्ये, पूंजी अंतरण, ठीक है। कैपिटल ट्रांसफर। व्यापार शेष में क्या होता है? देश व्यापार शेष में दृश्य निर्यात और देश आयात का अंतर होता है। व्यापार शेष और भुगतान शेष में क्या अंतर है? जो व्यापार शेष है भुगतान शेष का ही एक अंग माना जाता है। भुगतान शेष का चालू खाता या पूंजीगत खाता, इसमें दृश्यामध्ये, अदृश्यामध्ये और एक पक्षीय अंतरण का रिकॉर्ड रखा जाता है। भुगतान शेष की अन्य मदे क्या होती हैं? भूल चूक और सरकारी रिजर्व द्वारा जो सौदे सम्मिलित किए गए हैं। अब इसकी संरचना देखिए जो हमें पढ़ी थी। वस्तु एवं सेवाओं का लेखा, एक पक्षीय अंतरण, दीर्घकालीन पूंजी लेखा, अल्पकालीन पूंजी लेखा और अल्पकालीन सरकारी पूंजीगत खाते को सम्मिलित किया जाता है। ऑटोनोमस एंड अकोमोडेशन आइटम। स्वायत्त या स्वप्रेरित मदे उन सौदों से संबंधित होती है जिनका धारण लाभ को ध्यान में रखकर किया जाता है, ठीक है भाई। समायोजक मदे होती हैं जो लाभ को ध्यान में रखकर की जाती हैं। भुगतान शेष में असंतुलन हमने पढ़ा था भी, असंतुलन बचत वाला भी और घाटे वाला भी हो सकता है। उसको हम कैसे रिमूव करते हैं उसके भी अभी हमने पॉइंट पढ़े थे। भुगतान शेष में असंतुलन के क्या क्या कारण है? आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तत्व। उसके बाद देखो उसको जो करेक्ट करने के क्या क्या पॉइंट हैं वही हमने पढ़े थे। आयात को हतोत्साहित करना, निर्यात को प्रोत्साहन देना, विस्फीति करना, अवमूल्यन की स्थिति करना, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन करना और राज्य स्टेट व्यापार करना, ठीक है, स्टेट ट्रेडिंग करना। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट, टुडे कंप्लीट चैप्टर नंबर 15 क्लास 12। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के साथ जुड़िएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट।